ड्रेनेज वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के तहत आज ड्रेनेज पार्ट 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के पहले अपलोड किए गए वीडियोस नहीं देखे तो जाइए और जल्दी से इसकी प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ना स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है नेम द मेथड्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज एंड डिस्क्राइब एनी वन मेथड इन डिटेल। अर्थात दोस्तों भूमिगत जल निकास की विधियों के नाम लिखिए तथा किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, अर्थात डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। दोस्तों वैसे तो हम लोग मेथड्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पर देख ले रहे हैं मेथड्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज को, जिसमें कि पहला है टाइल ड्रेन्स, दूसरा स्टोन ड्रेन, तीसरा मोल्ड ड्रेन, चौथा पाइप ड्रेन और पांचवा पोल ड्रेन्स। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्टोन ड्रेन्स को। तो चलिए देखते हैं स्टोन ड्रेन्स को डिटेल में। स्टोन ड्रेन्स ड्रेनेज चैनल्स ऑफ स्टोन, अर्थात दोस्तों पत्थर की जल निकास नालियां अबाउट 1.25 मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इज ड्रेन्ड विद द हेल्प ऑफ स्टोन द सरफेस ऑफ द लैंड। अर्थात दोस्तों भूमि की सतह से लगभग 1.25 मीटर नीचे पत्थर की सहायता से नालियां बनाई जाती हैं स्टोन ड्रेन्स के अंदर। दोस्तों ऑक्सिलरी ड्रेन्स आर मेड 4.5 to 10 मीटर्स अवे, अर्थात सहायक नालियों को 4.5 से 10 मीटर की दूरी पर बनाते हैं। दे आर मेड इन द शेप ऑफ वी, इन्हें भी के आकार में बनाते हैं। दोस्तों द मेन ड्रेन इज कवर्ड विद लार्ज पीसेस ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द अबव, अर्थात दोस्तों मुख्य नाली को ऊपर से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े डालकर ढक दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि अननेसेसरी वाटर सीप्स थ्रू द स्टोन पीसेस एंड रीच द ऑक्सिलरी एंड मेन ड्रेनेज ड्रेन। अर्थात दोस्तों अनावश्यक पानी रिसकर पत्थर के टुकड़ों के बीच होकर सहायक एवं मुख्य जल निकास नाली में पहुंच जाता है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को चित्र के माध्यम से हम बताते हैं स्टोन ड्रेन। दोस्तों चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं ये है स्टोन ड्रेन, जिसमें सबसे नीचे की ओर नाली है। अब नाली को इन्होंने पत्थर के टुकड़ों से ढक दिया है। पत्थर के टुकड़े के ऊपर रहती है मिट्टी, और मिट्टी के ऊपर जो आपको दिख रही है वो लिखी हुई है भूमि की सतह, जहां पर कि पौधे वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये था स्टोन ड्रेन। चलिए दोस्तों एट लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं ड्रेन्स प्रिकॉशन की, अर्थात स्टोन ड्रेन्स में रखे जाने वाली सावधानियां। तो पहला लिखा हुआ है कि इन दिस टाइप ऑफ ड्रेन्स द सॉइल गेट्स फिल्ड वेरी क्विकली, अर्थात दोस्तों इस प्रकार की नालियों में बहुत जल्दी मिट्टी भर जाती है। हैंस स्टोन ड्रेन शुड बी केप्ट क्लीनिंग, अतः इन नालियों की साफ सफाई करते रहना चाहिए। तो ये थी स्टोन ड्रेन्स के केस में रखे जाने वाली सावधानियां। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज चैनल्स, और राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन सरफेस ड्रेनेज एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज। अथवा दोस्तों पृष्ठीय एवं भूमिगत जल निकास नालियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा पृष्ठीय एवं भूमिगत जल निकास में कोई 4 अंतर लिखिए। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में 4 बार पूछा जा चुका है। सन 2009, 10, 12, 16 और 18 में 5 बार पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इनमें अंतर। डिफरेंस बिटवीन सरफेस ड्रेनेज एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज के लिए पहला पॉइंट लिखा गया है कि द इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज ड्रेन्स कम डाउन, अर्थात दोस्तों पृष्ठीय नालियों के निर्माण की प्रारंभिक लागत जो है वो कम आती है। First point for underground drainage is the initial cost of construction of these drains is relatively high, अर्थात दोस्तों इनके निर्माण में प्रारंभिक लागत अपेक्षाकृत अधिक आती है। As compared to surface drainage, the cost of construction in case of underground drainage is relatively more, याद रखना है आपको। सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लें सरफेस ड्रेनेज का कि these drains are prone to soil erosion। soil erosion मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि soil erosion क्या होता है कि the removal of topmost layer of the soil either with the help of wind और water, ठीक है। तो वो जो है वो सॉइल इरोजन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है अंडर सरफेस ड्रेनेज में कि इन नालियों से मृदा कटाव की संभावना रहती है, अर्थात सॉइल इरोजन की पॉसिबिलिटी रहती है। अगला पॉइंट अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए कि दे आर नॉट प्रोन टू सॉइल इरोजन, यानी इनसे मृदा कटाव की संभावना नहीं रहती है। मींस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सॉइल इरोजन इन केस ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 फॉर सरफेस ड्रेनेज इज दे रिड्यूसेस
या दिस रिड्यूसेस द एरिया ऑफ द फार्म, अर्थात दोस्तों इससे खेत का क्षेत्रफल कम हो जाता है। सही बात है, क्योंकि जो सरफेस ड्रेनेज है इसमें जो नालियां हैं वो जमीन की सतह यानी मिट्टी की सतह पर ही बनाई जाएंगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आप जो है हकाई बुवाई वगैरह नहीं कर सकते, तो इससे जो है खेत का क्षेत्रफल कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट, फॉर अंडरग्राउंड ड्रेनेजेस दे हैव नो इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ द फार्म, इनका खेत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये नालियां तो जो है वो जमीन के अंदर है ना। फोर्थ पॉइंट, फॉर सरफेस ड्रेनेज इज ड्यू टू दिस देयर इज अ हिंड्रेंस इन डूइंग आउट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, अर्थात दोस्तों इनके कारण कृषि कार्यों को करने में बाधा आती है यानी रुकावट पैदा होगी। फोर्थ पॉइंट, फॉर अंडरग्राउंड ड्रेनेज इज देयर इज नो हिंड्रेंस इन कैरिंग आउट एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, यानी इनसे कृषि कार्यों को करने में कोई बाधा नहीं होती है, कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट, फॉर सरफेस ड्रेनेज इज इट टेक्स लेस टाइम एंड मनी टू रिपेयर दीज ड्रेन्स, अर्थात दोस्तों इन नालियों की मरम्मत में समय व धन कम लगता है क्योंकि कच्ची नालियां हैं, आसानी से बनाई जा सकती हैं, लागत भी कम लगेगी और समय भी कम लगता है। फिफ्थ पॉइंट, फॉर दिस अंडरग्राउंड ड्रेनेज इज इट टेक्स मोर टाइम एंड मनी टू रिपेयर दीज ड्रेन्स, अर्थात दोस्तों भूमिगत नालियों की मरम्मत में धन व समय अधिक लगता है। सिक्स्थ पॉइंट, फॉर सरफेस ड्रेनेज इज दे डू नॉट अफेक्ट द ग्राउंड वाटर लेवल, अर्थात दोस्तों इनसे भूमि के जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर सिक्स्थ, फॉर अंडरग्राउंड ड्रेनेज इज दिस लोअर्स द वाटर लेवल ऑफ द लैंड, ठीक है, याद रखना है कि इनसे जो है वो भूमि का जल स्तर नीचा हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, क्योंकि आप खुद समझ पा रहे हैं जब पक्की नालियां होंगी तो उस जगह पर वाटर एब्सॉर्प्शन तो हो नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है वो वाटर लेवल नीचे गिरेगा ही। पॉइंट नंबर 7, फॉर सरफेस ड्रेनेज इज सॉल्ट्स आर कलेक्टेड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द लैंड, अर्थात भूमि की ऊपरी सतह पर लवण एकत्रित हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आप सिंचाई कर रहे हैं या बारिश का पानी है वो थोड़ा सा सॉल्टी है, तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मिट्टी के ऊपर सफेद सफेद सा जम जाता है वो, तो यही कह रहे हैं कि भूमि की ऊपरी सतह पर लवण एकत्रित हो जाते हैं। सेवेंथ पॉइंट फॉर अंडरग्राउंड ड्रेनेज इज की हार्मफुल सॉल्ट्स डू नॉट एक्युमुलेट ऑन द ग्राउंड सरफेस, अर्थात दोस्तों भूमि की सतह पर हानिकारक लवण एकत्रित नहीं हो पाते क्योंकि नालियां पक्की हैं और उनमें से जो है वो ड्रेनेज हो रहा है, तो मिट्टी के कांटेक्ट में तो आ ही नहीं रहा पानी। पॉइंट नंबर 8 फॉर सरफेस ड्रेनेज इज कि ड्रेनेज ऑकर्स इजीली थ्रू देम, यानी इनके द्वारा जल निकास सुगमता पूर्वक यानी आसानी से हो जाता है। लास्ट पॉइंट फॉर दिस अंडरग्राउंड ड्रेनेज इज कि वाटर ड्रेनेज इज नॉट सो इजी थ्रू देम, अर्थात दोस्तों इनके द्वारा जल निकास इतनी सुगमता या इतनी आसानी से नहीं हो पाता। सो दोस्तों यही थे डिफरेंस बिटवीन सरफेस ड्रेनेज एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा और यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 और इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन की डिस्क्राइब द 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रेनेज, अर्थात दोस्तों जल निकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न सन 2009 और 2017 में अभी तक 2 बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर, there are certain conditions of land that affect the drainage and determine which method of drainage should be used, अर्थात दोस्तों भूमि की कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जो जल निकास को प्रभावित करती हैं तथा जल निकास की किस विधि का प्रयोग किया जाए यह निर्धारित करती हैं। सो दोस्तों these are the factors that affect drainage. These factors are as follows, अर्थात दोस्तों इन्हें जल निकास को प्रभावित करने वाले कारकों में रखते हैं। यह कारक निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, शील्ड ऑफ द लैंड, अर्थात भूमि का ढाल। Closed drains are made in high sloping land by meadoling और by making terraced fields, अर्थात दोस्तों अधिक ढाल वाली भूमि में मेड़बंदी करके या सीढ़ीनुमा खेत बनाकर बंद नालियों का निर्माण किया जाता है। In such places there is more soil erosion by keeping open drain, अर्थात दोस्तों ऐसी जगहों पर खुली नाली रखने पर भूक्षरण अधिक होता है। सेकेंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ सॉइल, अर्थात भूमि की किस्म। दोस्तों हैवी ड्रेन्स सच एज ओपन ड्रेन्स आर कंस्ट्रक्टेड इन एरियाज विद लोमी, स्मूथ, ब्लैक एंड मैन्योर, अर्थात दोस्तों भारी मृदाओं जैसे दोमट, चिकनी, काली व कपासिये वाली जगहों में खुली नालियों का निर्माण किया जाता है।
Since soil particles in such lands dissolve with water in small amounts, erosion is less। अर्थात दोस्तों चूंकि ऐसी भूमि में मृदा के कण पानी के साथ कम मात्रा में घुलकर बहते हैं अतः कटाव कम होता है। In contrast, light land, for example, the construction of closed drains in sandy gray prevents soil erosion। अर्थात दोस्तों इसके विपरीत हल्की भूमि जैसे बलुई धूसर में बंद नालियों का निर्माण भूकटाव को रोकता है। तो ये था मिट्टी की किस्में। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड अर्थात भूमि की कीमत। दोस्तों क्लोज ड्रेनेज इन वैल्यूएबल लैंड इज मोर प्रॉफिटेबल। अर्थात मूल्यवान भूमि में बंद नाली निकास अधिक लाभदायक होता है। आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 4 इज अननेसेसरी अमाउंट ऑफ वाटर अर्थात अनावश्यक जल की मात्रा। दोस्तों द लैंड फ्रॉम विच लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रेनेज इफ यू वॉन्ट टू डू वी मेक ओपन ड्रेन्स देयर। अर्थात दोस्तों जिस भूमि से अधिक मात्रा में जल निकास करना है वहां खुली नालियां बनाते हैं। हमेशा याद रखना है ये चीज। पॉइंट नंबर 5 क्रॉप्स टू बी प्रोड्यूस्ड अर्थात पैदा की जाने वाली फसलें। इफ द लैंड इज मोर फर्टाइल एंड क्रॉप्स ऑफ हायर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आर प्रोड्यूस्ड देन क्लोज्ड ड्रेन्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड देयर। अर्थात दोस्तों यदि भूमि अधिक उपजाऊ है तथा अधिक आर्थिक महत्व वाली फसलें उत्पन्न की जाती हैं तो वहां पर बंद नालियों का निर्माण करना चाहिए। 6th और लास्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। दोस्तों पदार्थों की उपलब्धता। इफ देयर इज मोर अवेलेबिलिटी ऑफ वुड स्टोन एंड टाइल इन अ पर्टिकुलर एरिया देन अकॉर्डिंग टू इट दे मेक क्लोज्ड ड्रेन्स विद हाई अवेलेबिलिटी मटेरियल। अर्थात दोस्तों क्षेत्र विशेष में लकड़ी पत्थर तथा खपरेल की उपलब्धता अधिक हो तो उसके अनुसार उच्च उपलब्धता वाले पदार्थों से बंद नालियों का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों ये थे इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो वी आर फाइनली डन विद फर्स्ट चैप्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन। हमने इस चैप्टर की हर चीज पढ़ ली, चाहे वो एक्सरसाइज हो वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, चाहे फिर वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये कंप्लीट सीरीज आपको पसंद आई होगी। यदि आपने इससे पहले अपलोड की गई वीडियोस को अभी तक नहीं देखा इस चैप्टर की तो जाइए और चेकआउट कीजिए जल्दी से। एक बार फिर से मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।